नमस्कार। कभी सोचा है कि हम और हमारे आसपास की हर एक जीवित चीज आखिर बनी किस चीज से है? आज हम इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे। चलिए, जीवन की सबसे छोटी इकाई से लेकर इसके विशाल साम्राज्य तक का एक दिलचस्प सफर शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। आखिर जीवन का रहस्य है क्या? ये वो सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया है। और इसे समझने की हमारी ये खोज हमें सीधे ले जाएगी प्राचीन ग्रीस के दौर में। देखिए, हर बड़ी खोज की शुरुआत एक बहुत ही सरल सवाल से होती है। जीव विज्ञान यानी जीवन का अध्ययन भी कुछ ऐसे ही बुनियादी सवालों से शुरू हुआ था, जिन्होंने हमारे सोचने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो पहला और सबसे जरूरी सवाल ये है कि भाई इस विज्ञान की नींव रखी किसने? वो कौन था जिसने पहली बार जीवन को एक सिस्टमैटिक तरीके से देखा और जिसे हम आज जीव विज्ञान का जनक मानते हैं? और जवाब है अरस्तू। जी हाँ, प्राचीन ग्रीस के इस महान विचारक ने सिर्फ फिलॉसफी में ही नहीं बल्कि प्रकृति के अध्ययन का भी पूरा नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने पहली बार जीवों को एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ना और उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटने की कोशिश की, और बस यहीं से जीव विज्ञान की नींव पड़ी। अब अरस्तू के सदियों बाद कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ और इसने जैसे एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे ही खोल दिए। एक ऐसी खोज हुई जिसने जीवन को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हमें पता चला कि हर जीवित चीज एक बहुत ही छोटी बुनियादी इकाई से बनी है। और यहीं से हमारा अगला सवाल खड़ा होता है, वो कौन था जिसने उस सबसे जरूरी इकाई यानी कोशिका को खोज निकाला और हमारे लिए इस सूक्ष्म दुनिया के दरवाजे खोल दिए? ये कमाल किया रॉबर्ट हुक ने। साल था 1665। उन्होंने अपने बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप से पेड़ की छाल यानी कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा देखा, और उन्हें क्या दिखा? मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने। उन्होंने इन्हें नाम दिया सेल, जिसका लैटिन में मतलब होता है एक छोटा कमरा। कितना सही नाम था, है ना? हुक की इस खोज ने एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया को जन्म दिया, जिसे हम आज कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी कहते हैं। बाद में 19वीं सदी में दो वैज्ञानिक आए, श्लाइडन और श्वान। उन्होंने पौधों और जानवरों पर रिसर्च करके ये बात पक्की कर दी कि हाँ, सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से ही बने हैं और कोशिका ही जीवन की सबसे छोटी बुनियादी इकाई है। लेकिन मजे की बात यह है कि सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। इनके आकार में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। जैसे हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका महिला का अंडाणु है, जिसे बिना माइक्रोस्कोप के भी देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा नाम का एक बैक्टीरिया, जो हजारों गुना छोटी होती है। ठीक है, तो अब जरा इस नन्ही सी दुनिया के और अंदर चलते हैं। एक कोशिका को ना एक चलते फिरते बिजी शहर की तरह समझिए, जहां हर हिस्सा अपना अपना खास काम कर रहा है ताकि पूरा शहर एकदम बढ़िया से चलता रहे। अब सोचिए, किसी भी शहर को चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? बिजली, राइट? तो सवाल ये है कि इस कोशिका शहर को अपनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? इसका पावर हाउस कौन है? ये काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे आप कोशिका का पावर प्लांट समझ लीजिए। यह हमारे खाने से मिलने वाले पोषक तत्वों को एनर्जी में बदलता है ताकि कोशिका अपने सारे जरूरी काम कर सकें। अच्छा, पावर तो आ गए। अब शहर बनाने के लिए, उसे चलाने के लिए सामान भी तो चाहिए, बिल्डिंग्स, मशीनें। इसी तरह कोशिका को भी अपनी बनावट और काम के लिए प्रोटीन चाहिए होते हैं। तो इसकी प्रोटीन फैक्ट्री कहाँ है? ये जिम्मेदारी है राइबोसोम की। ये नन्ही नन्ही फैक्ट्रियां हैं जो जेनेटिक कोड से मिले निर्देशों के हिसाब से तरह तरह के प्रोटीन बनाते हैं। सच कहूं तो बिना प्रोटीन के कोशिका का कोई वजूद ही नहीं है। बहुत बढ़िया, प्रोटीन बन गया, लेकिन अब उसे सही जगह पर पहुंचाना भी तो है। ठीक वैसे ही जैसे एक शहर में चिट्ठियां और पार्सल भेजे जाते हैं, तो इस कोशिका शहर का पोस्ट ऑफिस या कहें कुरियर सर्विस कौन है? ये जिम्मेदारी है गोल्जी उपकरण की। समझिए, ये एक तरह का पैकेजिंग और कुरियर सेंटर है। ये राइबोसोम से आए प्रोटीन को पैक करता है, उस पर लेबल लगाता है और फिर उसे कोशिका के अंदर या बाहर जहां भी उसकी जरूरत हो वहां भेज देता है। अब देखिए, एक बिजी शहर में कूड़ा कचरा और पुरानी टूटी फूटी चीजें भी तो जमा होती हैं, जिनकी सफाई बहुत जरूरी है। कोशिका में भी एक ऐसा ही सिस्टम है।
पर उसे एक बड़ा नाटकीय नाम दिया गया है, सुसाइड बैग। ये है क्या और ऐसा नाम क्यों? ये है लाइसोसोम। ये कोशिका का रीसाइक्लिंग और क्लीनिंग डिपार्टमेंट है। इसके अंदर बहुत शक्तिशाली एंजाइम होते हैं जो बेकार की चीजों को तोड़कर खत्म कर देते हैं। और जब कोई कोशिका बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो ये लाइसोसोम फट जाता है और पूरी कोशिका को ही खत्म कर देता है। इसीलिए इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं। चलिए अब इस सूक्ष्म दुनिया से बाहर निकलते हैं और एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर जीवन की इतनी सारी वैरायटी देखी, छोटे से बैक्टीरिया से लेकर विशाल व्हेल तक, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इन लाखों प्रजातियों को आखिर एक सिस्टम में कैसे रखा जाए? इस चुनौती का अंदाजा लगाने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 87 लाख। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर करीब करीब इतनी प्रजातियां हैं। और ये तो सिर्फ एक अंदाजा है, असली संख्या तो शायद इससे कहीं ज्यादा हो। इन सबको एक सिस्टम में रखना किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी को संभालने जैसा था। तो इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए 18वीं सदी में मैदान में उतरे एक स्वीडिश वैज्ञानिक कैरलस लिनियस। उन्हें आज आधुनिक वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है। उन्होंने जीवों को उनके मिलते-जुलते शारीरिक गुणों के आधार पर ग्रुप्स में बांटने का एक शानदार सिस्टम बनाया, जिसने इस सारी कंफ्यूजन को दूर कर दिया। लीनियस का सिस्टम जबरदस्त था, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, हमें बैक्टीरिया जैसे और भी सूक्ष्म जीवों के बारे में पता चला जो उनके सिस्टम में ठीक से फिट नहीं हो रहे थे। इसलिए 1969 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक R.H. विटेकर ने एक और भी बेहतर सिस्टम पेश किया। विटेकर ने क्या किया? उन्होंने सारे ज्ञात जीवों को इन 5 बड़े बड़े ग्रुप्स या कहें जगत में बांट दिया। पहला, मुनेरा, जिसमें बैक्टीरिया जैसे सबसे सरल जीव हैं। दूसरा, प्रोटिस्टा, जिसमें अमीबा जैसे जीव आते हैं। तीसरा, कवक यानी फफूंद और मशरूम। चौथा, प्लांटी यानी सारे पेड़ पौधे। और पांचवा, एनिमेलिया, जिसमें हम इंसानों समेत सभी जानवर शामिल हैं। ये 5 जगत वाला सिस्टम आज भी जीव विज्ञान की समझ का आधार है। तो हमने एक अकेली कोशिका की खोज से लेकर पृथ्वी पर जीवन के इतने बड़े नक्शे तक का सफर तय किया। लेकिन ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये वो सब है जो हम जानते हैं, तो सोचिए कितना कुछ ऐसा होगा जो हम अभी तक नहीं जानते। समुद्र की गहराइयों में या शायद हमारी अपनी ही जमीन के नीचे कौन से नए जीव, कौन सी नई दुनियाएं खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। ये दिखाता है कि जीवन को समझने का हमारा ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि शायद अभी तो बस शुरू हुआ है।